आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र का सियासी बहरान गहरा गया है। पल पल महाराष्ट्र की सियासत करवट ले रही है। शिवसेना और एकनाथ शिंदे दोनों के अपने अपने दावे हैं। शिंदे ने गुवाहाटी होटल से एक वीडियो जारी कर अपनी ताकत का इशारा दिया है। वीडियो में 40 से ज्यादा अरकान असेंबली शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कल ही सरकारी घर छोड़ दिया है। कल अपने खिताब में उद्धव ने कहा था कि उनके अपने ही इन्हें इस ओहदे पर देखना नहीं चाहते। हालांकि आज शिवसेना की मीटिंग में महज 13 अरकाने असेंबली ही पहुंचे, जो जाहिर करता है कि उद्धव की कुर्सी अब पूरी तरह खतरे में है। तो महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए खास खबर में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ संजना अघाड़ी जी हैं, जो कि शिवसेना स्पोक्सपर्सन है। रत्नाकर सिंह स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। सर्वेश तिवारी हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। और अंसार बेग साहब बीजेपी के लीडर हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले बहुत मुख्तसर में सर्वेश तिवारी, क्या कुछ चल रहा है? बहुत तेजी से और पल पल जो सियासी गहमा गहमी वो बदल रही है। देखिए अबू जी, संजय राउत जी ने जिस तरह से बयान दिया कि 24 घंटे के अंदर तमाम जितने भी शिंदे के साथ विधायक गए हैं और वो खुद मुंबई आए, वहाँ बैठकर कोई भी पत्र व्यवहार वगैरह ना करें, तो जो भी बातचीत करनी यहाँ आकर बातचीत करने, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो महाविकास आघाड़ी सरकार को भी वो बाहर निकलने के तैयार हैं। तो इस बयान के बाद जिस तरह से कांग्रेस खेमे में और एनसीपी खेमे में सरगर्मी बढ़ी है, एनसीपी अपनी मीटिंग वावी चौहान में शुरू कर दी है, कांग्रेस की मीटिंग सह्याद्री में है। दोनों के अलग अलग, नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, उनका बयान आया है, प्रफुल्ल पटेल का बयान आया है, जयंत पाटिल का बयान आया है कि जो भी मामला शिवसेना का है, अंदरूनी मामला है, इससे ज़्यादा वो कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो अपने अपने विधायकों को लेकर सेफ करने की कवायद में जरूर जुटे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से वो इन हालात में उद्धव ठाकरे के साथ हैं। लेकिन अब बात करें मुख्यमंत्री के वर्षा निवास स्थान छोड़ने की, जिस तरह से उनकी एक भावनात्मक अपील थी, वो भावनात्मक अपील उद्धव ठाकरे का लगातार जो कोविड वाला पीरियड रहा उसको भी लेकर काफ़ी सराहना की गई। लेकिन अब शिवसेना जो है अपनी एक टेक्निकली पॉलिसी के तहत शिंदे और उनके समर्थकों को, विधायकों को मुंबई लाने की एक कोशिश में जुटी जरूर नज़र आ रही है। और ये इसी कोशिश का नतीजा है कि भावनात्मक अपील सीएम की तरफ से, वर्षा निवास स्थान छोड़ने की कवायद, उसके बाद आज जिस तरह से नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल ने बयान दिया कि अगवा वाली स्थिति, जो अपहरण वाली स्थिति थी, उसका बयान किया। फिर शिंदे खेमे से बयान जारी किया कि क्या इन दोनों विधायकों को उनके समर्थकों ने ही उनके घर पहुंचाया चार्टर्ड प्लेन से। तो सारी कवायद चालू है और अभी विनायक राउत ने 1 घंटे पहले ट्वीट करके कहा है कि 21 विधायक वहां से उन्हें लगातार बातचीत कर रहे हैं जो शिवसेना को साथ हैं। तो कुल कवायद जारी है। अब देखना होगा कि और शिवसेना पार्टी जो है इतने जल्दी हार मानने वाली नहीं है। लेकिन अबू जी, यहाँ पर एक बात अभी तक काफ़ी गौर करने वाली है, सभी का ध्यान उस पर है। बड़े बड़े जो राजनीतिक जानकार हैं महाराष्ट्र के, वो भी लिख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो आक्रोश और जो एक तेज शिवसेना के कार्यकर्ताओं में, जब छगन भुजबल शिवसेना से अलग हुए थे, जब नारायण राणे शिवसेना से अलग हुए थे, जो आक्रोश उन पर बरसा था, वो आक्रोश इस समय मुंबई या महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में क्यों नहीं बरस रहा है? ये एक क्वेश्चन मार्क वाला सवाल ज़रूर है। हालांकि अब वेट एंड वॉच है, क्योंकि अनिल परब जो है शिवसेना के कदावर नेता, जो परिवहन मंत्री हैं, उन्हें भी ईडी की गाज गिरी हुई, लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से ईडी के मुख्यालय जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है। तो एक थोड़ा सा आक्रोश जो है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं का, वो थोड़ा सा इस समय मौन जरूर है, लेकिन इस मौन को साधारण रूप से नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल, यानी पल पल जो है तस्वीर जरूर बदल रही है, लेकिन अभी भी तस्वीर बहुत ज्यादा एक तरह से साफ नहीं है। संजना अघाड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गुवाहाटी के होटल से जो वीडियो आया और जिसमें 40 से ज्यादा एमएलएज होने का दावा किया जा रहा है, अगर 40 से ज्यादा एमएलए हैं, इसका मतलब ये मानकर चला जाए कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसके लिए सीधे सीधे खतरा है। अभी जो तस्वीर सामने आई है, जो हम लोग देख रहे हैं, कल से कल शाम को भी कई हमारे एमएलए वहां पे गए हुए दिख रहे हैं, तो उससे
मैं खतरा नहीं कहूंगी, क्योंकि शिवसेना तो खतरों की खिलाड़ी है, उन्हें हमें संघर्ष की आदत है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि शिवसेना के विधायक जो है 42 विधायक अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ उस वीडियो में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हाँ, कहीं पे उनका एक अलग गठ बना के वो जो भी आगे जाएंगे, या फिर वो शिवसेना करके क्लेम करेंगे विधिमंडल के लिए, या वो अभी आगे देखा जाएगा, लेकिन वो है सामने, वो हमें दिख रहा है और हम उसके लिए एज ए शिवसेना हम लोग तैयार है। कल हमारे माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने ही खुद से वर्षा वहां पे मुख्यमंत्री पद का रिजाइन या देने से पहले उन्होंने वर्षा खाली कर दिया है, वर्षा बंगलो, और अपने मातोश्री निवास स्थान पे रहने के लिए आ चुके हैं। तो कहीं पे उन्होंने भी वो आगाज दे दिया है कि हम तैयार है। बिल्कुल, यानी जिस तरह के भी हालात आगे आएंगे उसके लिए एक तरह से तैयार हैं। मैं रत्नाकर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय राउत का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने एक बयान बिल्कुल साफ साफ दिया कि सरकार बचाने के लिए अगर महाविकास आघाड़ी को भी छोड़ना पड़ा तो शिवसेना उसके लिए भी तैयार है। इस बयान के क्या कुछ माने निकाले जाएं? सरकार बचाने के लिए या पार्टी बचाने के लिए? प्रश्न आपने किया है कि सरकार बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी को छोड़ना पड़े, मतलब महाविकास आघाड़ी की ही सरकार है महाराष्ट्र में। तो आई थिंक पार्टी बचाने के लिए उनका वक्तव्य होना चाहिए। और देखिए क्या है जी, पूरी घटनाक्रम के बारे में हम लोग का, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से नजर है, हम लोग बनाए हुए हैं। और हम लोग के जो मीटिंग भी विधायकों की हुई है, जो यहाँ पे बड़े नेता हैं उनके साथ विधायकों की मीटिंग भी हुई है, दूसरे दल के नेताओं के साथ भी हमारी चर्चा बराबर चल रही है। देखिए, देखने वाली बात यह है कि देखिए पूरी तरह से शिवसेना का जो अंदरूनी मामला है, जब तक शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हम लोगों को कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, तब तक हम कुछ अपने तरफ से कोई स्टेप नहीं ले सकते। हाँ, यह जरूर है कि हम शिवसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और जहां तक जिस प्रकार अभी मैं बात सुन रहा था, शिवसेना की नेता जो है उनका भी और बाकी नेताओं का भी बात मैं सुन रहा था, तो जो इस प्रकार का जो चल रहा है ये सियासी भूचाल इसको मैं कहूंगा। और ये मुझे जहां तक उम्मीद है कि जब ये मुंबई सारे विधायक जब आएंगे तो जब ही आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बीच का रास्ता ये लोग निकालेंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है बची रहेगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रथम दिन से ही, जब से यह महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, तब से ये एन केन प्रकारणेन जो है ये हमारी सत्ता को गिराने का जो है प्रयास इनका निरंतर जारी था। और ये सत्ता लोलुप पार्टी है और कहीं ना कहीं ये सत्ता के बिना रह नहीं सकती। इसलिए जहां पे भी गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पे ऑपरेशन लोटस के तहत इन लोगों ने इस तरह का काम किया है, जहां पे खरीद। तो रत्नाकर सिंह जी, यही तो सियासत है रत्नाकर जी, सियासत तो इसी का नाम है। जहां पर आप मौका देखिए वहां पर अंदर घुस जाइए, यही तो बीजेपी करती है और इसी का नाम तो सियासत है। जी, आज के पहले मैं ये कहूंगा, आज के पहले इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इतना दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। आज देखिए महाविकास आघाड़ी के 2 मंत्री जेल में है, उनकी जमानत नहीं होने दिया जा रहा है। आए दिन किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी विधायक के ऊपर जो है ईडी की नोटिस आ रही है। या सबसे ज्यादा अगर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग अगर केंद्र की सरकार कर रही है तो महाराष्ट्र में कर रही है, और महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों और विधायकों के ऊपर कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह पक्षपातपूर्ण जो है रवैया, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग सीबीआई की जांच कराते हैं, एनआईए की जांच कराते हैं, ईडी की जांच कराते हैं। इनका जो है कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी। चलिए ठीक है, अंसार बेग साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, अंसार बेग जी, बीजेपी लगातार ये कह रही कि इस खेल के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, बीजेपी बल्कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। अभी देख रही कि चल आखिर क्या कुछ रहा है, क्योंकि शिवसेना में ही एक तरह से जो बगावती सुर हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस या एनसीपी, वो यही बार बार कह रही हैं कि जो कुछ चल रहा है, जो क्राइसिस महाराष्ट्र में है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। सच्चाई क्या है? जी नमस्कार, आदाब। जी देखिए सर, क्या है ना, अब उनको जो है ना, यहाँ शिवसेना में 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 एक पार्ट 2। यानी कौन सा हिंदुत्व बड़ा है, यहाँ मसला आ गया है कि भाई हिंदुत्व कौन बड़ा है, ये हिंदू बड़े हैं या वो हिंदू बड़े हैं। तो ये साबित करें आपस में कौन करेंगे। हमें तो बीच में इसलिए घसीट रहे हैं
कभी कहीं कोई अगर चला जाता है तो आदमी कोई किसी की मदद करता है सुरक्षा के लिए। मान के चलिए अगर दो पड़ोसी लड़ रहे हो तो क्या कोई बीच में आके बीच बचाव नहीं करेगा? बिल्कुल। अंसार बेग जी, शायद हमारी आवाज अंसार बेग साहब तक नहीं जा रही और उनकी आवाज भी हम तक नहीं आ रही, कुछ तकनीकी खराबी है। मैं संजना घाड़ी जी, क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का सरकारी निवास से निकल जाना एक तरह से ये गश्त करने लगा था, अफवाहें भी गश्त कर रही थी कि वो हो सकता है रिजाइन कर दें, लेकिन अभी तक ये तमाम चीजें चल रही हैं। क्या अभी भी उम्मीद है कि 40 से ज्यादा जो एमएलए गुवाहाटी में है उन्हें शिवसेना वापस ला सकती है, उन्हें मना सकती है? क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे ने कहा, संजय राउत ने खुद कहा कि अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो यहां आकर बातचीत करनी चाहिए। संजना घाड़ी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जैसे संजय राउत जी ने अपील की थी कि चलो आपके लिए हम महाविकास आघाड़ी सरकार से भी बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन आप उससे पहले यहाँ पे आके बात कीजिए। तो इतनी बड़ी तैयारी हमारे पार्टी की तरफ से दिखाने के बावजूद एकनाथ शिंदे जी ने वहां से कहा कि पहले महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल के आइए, फिर बात करेंगे। फिर तो ये तो अब यही होता है कि ये जो तैयारी है, ये जैसे बताया जा रहा है, जैसे हम लोग जान रहे हैं, ये अभी की तैयारी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस सबके पीछे है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कहीं पिछले शायद साल से या 6 महीनों से भी रचा जा सका हो सकता है। क्योंकि अगर पार्टी के अंतर्गत कोई बात होता या कोई नाराजगी होती तो उद्धव साहब के सामने बैठ के उसके ऊपर 100% हल निकाला जा सकता था, लेकिन महाराष्ट्र से उठ के गुजरात के सूरत में जाना और वहां से ये काम शुरू करना और उसके बाद सूरत से उठ के गुवाहाटी जाना, इसका मतलब संपर्क में नहीं रहना और उनका निर्णय हो चुका है। मैं तो कहती हूँ कि उनका इससे आगे जाके क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना है, सब हो चुका है और उस हिसाब से ये राजनीति एकनाथ शिंदे जी की शुरू है, ये दिखाई दे रहा है। और अगर उद्धव जी की बात करेंगे आप, हमारे पक्ष प्रमुख जी की, तो हम लोगों ने ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे हैं कि जो उस पद से निकाले जाने के बावजूद वहां से वर्षा बंगला खाली नहीं करना चाहते थे। और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी है जिन्होंने यहाँ पे हालात देखे और उसको समझ बूझ के हिसाब से उन्होंने सबसे पहले वर्षा बंगला से वो बाहर निकले और हमारे मातोश्री पे आ गए हैं। और नहीं, तो आगे ऑप्शन क्या है? लगातार इस तरह का अगर क्राइसिस चलता रहेगा तो महाराष्ट्र के जो अवाम है उन्हें आप क्या जवाब देंगे? अब आगे ऑप्शन क्या है? आगे ऑप्शन ये है कि ये तो आमदार है जो शिवसेना के नाम पे खड़े रहे, माननीय बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब के नाम लेके आगे बढ़े और हमारे जैसे सामान्य शिवसैनिकों के वजह से नहीं आए। संजना जी, अब तो पार्टी ही एक तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। क्या पार्टी को बचाने के लिए? पार्टी टूटने की बात नहीं है सर, शिवसेना से बहुत बड़े नेता जा चुके हैं। शिवसेना से आपने देखा है गणेश नाइक जी गए, नारायण राणे जी गए, छगन भुजबल जी गए, वहां पे भतीजे बाला साहब ठाकरे जी के, उद्धव साहब के भाई राज ठाकरे जी भी चले गए हैं, लेकिन पार्टी जो की त्यों रही है, बड़ी है। तो ऐसे नेता जाने से या आमदार या नगर सेवक जो भी है, ये जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी उनके ऊपर नहीं, शिवसेना पार्टी शिवसेना के ऊपर बड़ी है और शिवसेना के चलिए ठीक है। अंसार बेग जी, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। अंसार बेग जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से 40 से ज्यादा एमएलए शिवसेना के गुवाहाटी में है, क्या आपको नहीं लगता है कि शिवसेना में एक तरह से दरार पड़ती हुई नजर आ रही है? दरार पड़ चुकी है, टूट रही है शिवसेना यहां पर। और शिंदे ने कल जो बयान दिया था, उन्होंने साफ साफ यही कहा था कि जो दूसरी पार्टियां महाविकास आघाड़ी के, चाहे एनसीपी हो या कांग्रेस हो, वो शिवसेना को कमजोर कर रही है। नहीं सर, ये है एक्चुअली क्या है, देखिए अब ये करने वाले क्या है, ये दावा तो उन्होंने ठोक दिया है कि शिवसेना ही हम है, यानी अब एक तरफ 42 और एक तरफ बच्चे खुचे, तो जाहिर सी बात है पार्टी तो टूट ही चुकी है। जनता जरूर उनके बंगले पे और उनके साथ खड़ी हुई है, लेकिन लीडर कहाँ है उनके पास?
सरकार तो ये बात सही है, तय है, खत्म है। यहाँ कहाँ सरकार है? सीएम साहब तो अपनी इज्जत बचा रहे हैं उन्हीं के लोगों से। उन्हीं के लोग ये नहीं चाहते कि हमारे सीएम बने रहे, तो और किसी की तो बात करना बेहतर है कि आप पहले अपने लोगों को संभालिए। आपके लोग ही आपका विरोध कर रहे हैं, आपको सीएम पद पे देखना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अंदरूनी खाने में वो खुल के आ चुकी है, और जब खुल के आती है तो सड़क पे आ रही है, तो सड़क पे आ चुकी है तो सबको दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है। वो तो चुनाव चिन्ह के दावेदार भी बनने वाले हैं, ये खबरें भी चल रही हैं, लेकिन ये बातें नहीं कहेंगे। हमारे शिवसेना की बहन हमारी बातें नहीं कहेंगी कि ये हो रहा है आपके यहाँ। कहीं ना कहीं आपके लोगों को आपने खुद नजरअंदाज किया है, उनके काम नहीं किए। जो विधायक जिस एरिया से चुन के आता है, अगर वो उन लोगों के काम नहीं करेगा। रत्नाकर जी सीधे सीधे शिंदे ने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों ने मिलकर शिवसेना को कमजोर कर दिया है, अंदर से खोखला कर दिया है, यह इल्जाम लगाया है। रत्नाकर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अभी आ रही है, बताइए, प्रश्न पूछिए अपना। रत्नाकर जी, शिंदे जी का जो बयान आया था, उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगाया था महाविकास अघाड़ी की जो अलायंस पार्टियां हैं यानी एनसीपी और कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर शिवसेना को अंदर ही अंदर एक तरह से खोखला कर दिया है, कमजोर कर दिया है। देखिए, मैं शिंदे जी के इस बयान से कतई वाकिफ नहीं रखता हूं, क्योंकि शिंदे जी जब भी हमारी सरकार बनी थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार, उस समय उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उस समय तो वो मंत्री पद लेने के, बड़ा मंत्री पद चाहिए था उनको। तो ये अगर उद्धव ठाकरे जी इस तरह का कुछ बयान कहते हैं तो उसका कुछ मायने रखता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निजी हित के लिए, जिसको दूसरे दल की सरकार को बनवानी है, जहां तक पूरी मंशा दिख रही है, तो उस तरह के व्यक्ति का और 2.5 साल के बाद इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं यह दिखाता है, दर्शाता है कि यह जो है इनकी जो पूरी कवायद है वो महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा करके। नहीं, सीधे ये क्यों आप नहीं कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं था? शिवसेना का एक धड़ा नहीं चाहता था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाएं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने देखिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए यह सरकार बनाई है, और इस सरकार में हम लोगों ने पार्टियों से समझौता किया है। अब पार्टी के अंदरूनी मामले में, अंदरूनी अगर कोई किसी का व्यक्तिगत अगर नाराजगी है तो वो पार्टी प्रमुख को देखना चाहिए और पार्टी प्रमुख को उससे बात करना चाहिए। ये उनका अंदरूनी मामला है, उस पर हम कोई वक्तव्य नहीं दे सकते। हाँ, रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना के साथ हम पूरी तरह से खड़ी हैं। महाविकास अघाड़ी जहां पे जरूरत होगी, हम अपने 44 विधायकों के साथ फ्लोर टेस्ट होगा तो वहां पे भी मौजूद रहेंगे, इतना आश्वासन जरूर हम कर सकते हैं। अंदरूनी मामलों में जहां तक एक अलायंस पार्टनर की बात है, हम लोग बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं भी शिंदे जी का कोई नाराजगी है, सर्वेश तिवारी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर्वेश, जिस तरह के अब हालात हैं, पल पल जो सियासी मंजरनामा है वो एक तरह से बदल रहा है, सिनेरियो जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र के लोग अब इस तरह की जो सियासत हो रही है इसमें आपको बहुत ठगा हुआ अपने आप को एक तरह से महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि सारे काम एक तरह से ठप है, महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है बस? अबू जी, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा। अगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरती है और समझे कि शिंदे भी बीजेपी के साथ कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, अचानक से कुछ समर्थक विधायक उनके शिवसेना में वापस आधे से ज़्यादा आ जाते हैं, तो अगर सरकार गिर जाती है और बाई इलेक्शन होते हैं, तो इस स्थिति में महाराष्ट्र की जनता किसी भी तरह से उपचुनाव को लेकर नाराज तो दिखेगी, क्योंकि बार बार वो एक विधानसभा का चुनाव होना अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है। संजय घाड़ी जी जो शिवसेना के नेता हैं, वो शायद मुझे सुन रहे होंगे, उनसे मेरा एक सवाल था, जो कि इस सवाल शायद महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति में इस समय घूम रहा है, कि महाराष्ट्र में शिवसेना का जो एक आक्रोश था कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, नेताओं का, जब भी इस तरह की परिस्थिति निर्माण होती थी, चाहे वो छगन भुजबल के वक्त रही हो, चाहे गणेश नाइक के वक्त रही हो, चाहे नारायण राणे के वक्त रही हो, जो आक्रोश होता था जब नेता कोई बड़े छोड़ के आते थे, इनके घर में तोड़फोड़ होती थी, आगजनी तक होती थी, लेकिन वो आक्रोश अभी तक पूरी तरह से मौन है। और अगर अंदाज़ा या अनुमान लगाया जाए, जब भी कभी कल या परसों या कभी भी 3-4 दिनों के अंदर एकनाथ शिंदे अगर अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आते हैं, अगर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के साथ जो भी बातचीत हो रही है, अगर उसका नतीजा
पॉजिटिव आता है तब तक तो ठीक है। अगर वो पॉजिटिव नतीजा नहीं आता है, नकारात्मकता की तरफ जाता है, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो निर्माण हो सकती है। शिवसेना के जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों का, वो एक बड़े पैमाने पर देखा जाता है। जिस संजना घाड़ी जी इसका जवाब दे रही है। संजना जी, जो सवाल यहाँ पर सर्वेश ने किया बहुत अहम सवाल है कि इससे पहले जब जब बड़े नेताओं ने शिवसेना का साथ छोड़ा है तो शिवसेना के जो कारकुन थे उनमें एक गुस्सा नजर आता था, लेकिन इस बार वो लहर नजर नहीं आ रही है, वो नाराजगी इस बार नजर नहीं आ रही है। संजना जी, क्या वजह है इसकी? हमारे कैलाश पाटिल या नितिन देशमुख जी जो एमएलए वहां से वापस आए, उन्होंने जिस तरह से हमें वहां के बारे में बताया है, तो हमें कहीं पे ये था कि हमारे लोग, क्योंकि संजय राउत जी भी बता रहे हैं, जैसे आपने सुना 21 आमदार एमएलए अभी हमारे संपर्क में है, तो शायद उनके ऊपर जबरदस्ती या कोई दबाव डाल के उनको वहां पे लेके जाया गया है क्या, तो ये चीज पे कहीं पे हमारे दिमाग में आज भी क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग सोच रहे कि ये सामने आए तो बात आगे बढ़े। तो इसके लिए कहीं पे शिवसैनिक शांत है, और जैसे बताया गया शिवसैनिकों को किसी ने बताने की जरूरत नहीं है, उनके खून के अंदर वो गर्मी है कि अगर कोई, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की शिकवण है कि गद्दारों को क्षमा नहीं करनी चाहिए, और वही शिकवण आनंद दिघे साहब ने भी, जिनका नाम एकनाथ शिंदे नहीं, एक वजह ये तो नहीं कि आधी से ज्यादा शिवसेना के जो एमएलएज हैं वो गुवाहाटी में हैं, बड़ी तादाद जो है एमएलएज की वो गुवाहाटी में है। अब मुंबई में शिवसेना के एमएलए बचे नहीं है। आज जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ 13 शिवसेना के एमएलए पहुंचे हैं। सर एमएलए यानी शिवसेना नहीं है, मैं फिर से वही बता रही हूँ। छगन भुजबल जी के साथ 17 लोग गए थे सर जी, कोई चुन के नहीं आया अगले चुनाव में। नारायण राणे जी के साथ 11 जन गए थे, अकेले नारायण राणे जी चुन के आए, क्योंकि जब वो जनता के दरबार यहाँ तो 40 से ज्यादा एमएलए जा रहे हैं। वीडियो भी आपने देखा होगा संजना जी, वीडियो भी आपने देखा होगा, 40 से ज्यादा एमएलए है। हाँ, हम लोग मानते हैं कि 40 से ज्यादा एमएलए वहां पे है, हम लोग देख रहे हैं। और वो किस कारण है ये भी मैं बता सकती हूँ। अभी मैंने देखा अंसार बेग सर जी जिस तरह से हंस रहे, उनको गुदगुदी हो रही है, और ये पूरे बीजेपी को गुदगुदी हो रही है, क्योंकि 50 से 60% वहाँ के एमएलए जिनको ईडी की नोटिस जा चुकी थी, जिनके ऊपर कार्यवाही शुरू हो चुकी थी, कहीं पे ईडी के दबाव से, कहीं पे मैंने बताया जैसे क्या पीएम केयर्स फंड, पीएम रिलीफ फंड से पीएम केयर्स फंड में जो निधि गया है वो ब्लैक मनी लोगों के अकाउंट में तो आया नहीं है, तो ये कहाँ पे गया है और उसका कहीं पे खर्चा हो रहा है क्या, ये के बारे में अंसार बेग जी इसका जवाब दीजिए। बहुत अहम सवाल उठाया संजना जी ने। हमें मालूम पड़ा है उनको ईडी की नोटिस दिखाई गई है सर, ईडी की नोटिस ये आपके घर पे चली जाएगी। अंसार बेग जी, इस तरह से भी उनको देखिए ये बात हमारी बहन ये बताया है, ऐसी एजेंसियों का बहुत ही गलत वापर करके लोकशाही का पूरा दमन करने का काम ये बीजेपी कर रही है। और आज उनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, खुशी ज्यादा दिखने वाली नहीं है, क्योंकि लोकशाही तंत्र है भारत में। ठीक है, अंसार जी जवाब दे रहे हैं। संजना जी अंसार जवाब दे रहे हैं जी। कभी मान्य नहीं करेगी। अंसार बेग जी, संजना जी मेरी बहन आप ये बताइए, आप ही के लोग हैं जो सरकार खुद गिरा रहे हैं। नहीं, शिवसेना के टूटने पर बीजेपी और आप मुस्कुरा रहे हैं। अंसार बेग जी शिवसेना टूट रही तो आपको मजा आ रहा है। वो लालच का उपयोग आपने किया हुआ देखिए है। आप ये बताइए, वो आपकी सियासत, लेकिन सत्ता के लिए पार्टी कौन से लेवल पे गिर सकती है, उसका उत्तम उदाहरण आप दे रहे हैं। आपके ही लोग, आपके ही पार्टी के लोग, आपके एमएलए खुद नहीं चाहते कि हमारे शिवसेना का एमएलए रहे, तो विपक्ष का इसमें कहाँ? नहीं तो शिवसेना कह रही कि बीजेपी डराने का खेल खेल रही है, बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। अंसार बेग जी, ये तो संजना जी कह रही है, साथ मंत्री नहीं रहना चाहते, और उनका इस्तीफा कल्याण की बड़ी सभा में उद्धव साहब के हाथ में दिया था, और हमेशा पूरे इलेक्शन को तभी भी बोल रहे थे कि हम लोग हमारे जेब में इस्तीफा लेके घूम रहे हैं क्योंकि भाजपा हमें हमारा सम्मान नहीं दे रहा है। क्या तभी वो हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं थी? तभी वो हिंदुत्ववादी पार्टी आज उनके लिए, उनके उपयोग के, उनके फायदे के कुछ चीजें कि उन्हें भाजपा के साथ जाना है, और हिंदुत्व का मुद्दा आगे करने की सिर्फ कोशिश करके लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है अंसार जी बीजेपी, आपने बिल्कुल सीधा जवाब नहीं दिया। जो सवाल संजना जी ने किया है कि डराने धमकाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ईडी और सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है। देखिए सर अबू भाई, क्या इससे पहले ईडी और सीबीआई नहीं थी?
तब क्या था? आज आपके सहयोगी हैं, उन्होंने कितने इस्तेमाल किए थे? आपके जो सहयोगी पार्टी है कितने भ्रष्टाचार किए हैं? क्या छुपा हुआ है? वो उनने क्या कहा था? आज वो डर तो नहीं है? उन्हें किसको छोड़ा था? मायावती से लेके मुलायम सिंह से लेके चलिए ठीक है बिल्कुल। अब मेरे पास अब देखिए टाइम नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजना अघाड़ी जी, अंसार बेग साहब, सर्वेश तिवारी और रत्नाकर सिंह जी। लेकिन महाराष्ट्र का जो सियासी मंजरनामा